कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत वधिया। सर आप बताओ आज आप 9 बजे कैसे आ गए हो? ये 9 बजे आज मैं कैसे आ गया हूँ ये उन सब बच्चों को पता है जिन्होंने कल लाइव सेशन अटेंड किया था। कल हमारे लाइव सेशन में काफ़ी थोड़ी बहुत नेट की दिक्कत आ रही थी, उस चक्कर में मेरा आरसीएम वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। और मैंने कहा था कि आरसीएम की रिवीजन कल हमें पूरी कंप्लीट करनी थी। अब जो वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो मैंने कहा था कि 9 बजे मैं प्रीमियर डाल दूंगा। तो यार फाइनली मुझे टाइम मिल गया था, उसको मैं लाइव प्रीमियर करने जा रहा हूँ। 9 से लेके ना ये लगा लो पौने 10 बजे तक क्लास चलेगी, मतलब 40 से 45 मिनट की क्लास होगी। उसके बाद फिर ध्यान देना मैं 10 बजे लाइव भी आऊँगा जी। ये मत सोचना लाइव सेशन नहीं है सर, लाइव तो है ही है, ये क्लास एडिशनल है। तो आज आपको 2 जीएसटी की क्लास देखनी है और कोई बच्चा इस क्लास को बिना देखे 10 बजे वाली क्लास अटेंड मत करे, क्योंकि आज हमें चैप्टर करना है टाइम ऑफ सप्लाई का। जब मैं टाइम ऑफ सप्लाई में रिवर्स चार्ज की बातें करूंगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा तो उसको दिक्कत समझने में दिक्कत आएगी जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मेरे फैमिली के बच्चे हैं सारे अपने दोस्तों को बोल देना सर बिना इस क्लास के लाइव सेशन देखने का मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है रात को 10 बजे टाइम ऑफ सप्लाई, उसमें सारी बातें हमें आरसीएम की भी करनी होगी। और अगर आपने आरसीएम सही ढंग से रिवाइज ही नहीं किया होगा तो फिर आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना नहीं आएगा। ठीक है मेरे नालायक बच्चों? बच्चा कह रहा है ये देखो सर हम कैसे कैसे बैठे हैं आपके सामने क्यूट क्यूट से बच्चे। यार तुम तो मस्त हो, मैं तुम्हें देख के ना बहुत खुश हो जाता हूँ जी। इधर देखो ध्यान से। चलो जी अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज अब लाइव चैट के अंदर मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा नहीं। लाइव चैट बिल्कुल बंद हो चुके हैं मेरी तो, और आपने भी लाइव चैट में बिना बात की बातें नहीं करनी। जिसको भी जो भी डाउट्स होगा साइड में लिख लेना, इस वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं लाइव सेशन में पहले आपके डाउट्स ले लूंगा अगर आपको डाउट्स होंगे, नहीं तो डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का रात को 10 बजे। ठीक है लो जी इधर देखो ध्यान से। अब जो कल की क्लास में हमने आरसीएम वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसमें कौन कौन से अभी तक हम कंप्लीट कर चुके थे एक बार फटाफट से कंप्लीट से रिवीजन कर लेते हैं जी। चेक करो रात को कल हमने 10 बजे सेशन स्टार्ट किया था ना, आपका चैप्टर हमने स्टार्ट किया था आरसीएम वाला। आरसीएम से पहले मैंने कहा था कि आरसीएम जो होगा वो सेक्शन 9.3 में कवर होगा या 9.4 में कवर होगा, और सेक्शन 9 में 9.1 होगा, 9.2 होगा, 9.3 होगा, 9.4 होगा। 9.1 मैंने कहा था कि 9.1 के अंदर आपकी बेसिक बातें होंगी कि जीएसटी कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्या इवेंट होगा, कौन से रेट से लगेगा, कलेक्शन कैसे होगा, वो सारी बातें 9.1 की हैं। पेट्रोल पे जीएसटी कब से लगना स्टार्ट होगा वो सारी बातें 9.2 में है। आरसीएम में कौन से केस कवर होंगे, या तो वो 9.3 का मैटर होगा या वो 9.4 का मैटर होगा। एक बार मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिखना जी। जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है सीजीएसटी का कैरी 9 है, आपका यूटीजीएसटी का सेक्शन नंबर 7 है, आईजीएसटी में क्या होगा सेक्शन नंबर 5 होगा। ये 3 आपके चार्जिंग सेक्शन होंगे। सेक्शन नंबर याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन आपको याद करना है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी इज द चार्जिंग सेक्शन, और जो इसमें लैंग्वेज होगी ना वो हर एक्ट में सेम लैंग्वेज होगी, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। अच्छा अब 9.1 9.2 तो हमने कंप्लीट कर लिया था। जब हमने 9.3 का रिवर्स चार्ज स्टार्ट किया था तो आपको मैंने कहा था टोटल मिला के 30 काम ऐसे होंगे जो काम रिवर्स चार्ज में कवर होंगे, उसको छोड़ के जो भी काम होंगे हर काम फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा। मुझे फटाफट पूरी क्लास बता दे रही। अब मुझे इतना बोल दो क्या हमें फॉरवर्ड चार्ज की लिस्ट हमें चेक करनी है या हमें लिस्ट रिवर्स चार्ज की चेक करनी है? ऑब्वियस ही बात, हम लिस्ट क्या चेक करेंगे, रिवर्स चार्ज की। जो भी केस मेरे रिवर्स चार्ज में कवर होंगे उस पर जीएसटी पे करेगा रिसीवर, और जहां रिसीवर पे करेगा उस केस में लाइबिलिटी रिसीवर की होगी, सप्लायर की नहीं होगी। और एक बात मैंने कल भी कही थी कि जहां जहां रिवर्स चार्ज लगेगा उस केस में रिसीवर के हाथ में सेक्शन 24 लगेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा अगर तुम आरसीएम में कवर हो जाते हो, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अभी तक मैंने कहा था कि 30 काम में 8 काम गुड्स वाले होंगे, 22 काम सर्विस वाले होंगे। मेरी पूरी फैमिली जानती है 8 काम हम गुड्स वाले कंप्लीट कर चुके हैं और 22 काम सर्विस वाले जो थे उसमें 10 काम कंप्लीट कर चुके हैं, 12 काम अभी हमें रिवाइज करने हैं। बट जो अभी तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया उसकी फटाफट से रिवीजन करा दो जी। अब अगर मैं गुड्स वाले केस की बात करूंगा, सबसे पहले गुड्स वाले केस में क्या कवर था? कैश्यू नट्स हो गए, नोट शेल्ड और नोट पिल्ड, उस पे आरसीएम लगेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था अगर मेरे गुड्स इन गुड्स में कवर होंगे फिर तो आरसीएम लगेगा, इन गुड्स को छोड़ के किसी भी गुड्स में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ने क्या बोला, कैश्यू नट्स अगर एग्रीकल्चरिस्ट है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कैश्यू नट्स की सप्लाई करेंगे उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा, एग्रीकल्चरिस्ट होंगे वो जीएसटी पे नहीं करेंगे, ये बात ध्यान दो। अगला फिर क्या था? बीड़ी रैपर। अपने आप बोल दो क्या गवर्नमेंट बीड़ी की बात कर रही है?
जल्दी बोलना जी, क्या गवर्नमेंट बीड़ी की बात कर रही है? आंसर इज नो, गवर्नमेंट बीड़ी रैपर की बात कर रही है, बीड़ी की बात नहीं कर रही। आपने कई बार देखा होगा सर, आप में से काफी सारे बच्चों ने सिगरेट का नाम सुना होगा, बट अगर आपने कभी कभी रिक्शे वाले भैया को देखा हो, सुबह सुबह ना कई लोगों को बीड़ी पीने का बड़ा शौक होता है। जब मैं लक्ष्मी नगर में पढ़ता था, पढ़ाता नहीं था, जब मैं लक्ष्मी नगर के अंदर पढ़ता था, तो सुबह जब वॉक करने जाता ना, वॉक करने के लिए, तो वॉक करने के लिए मैं कई बार देखता था बाहर, मतलब रिक्शे वाले भैया साथ में ऐसे हाथ में बीड़ी लेकर ना ऐसे ऐसे कर रहे होते थे। मैं देखता था, मैंने कहा भाई सुबह सुबह क्या शौक है, सुबह 6 बजे तुम बीड़ी पी रहे हो? मतलब कई लोगों को इतनी गंदी लत होती है, सुबह उठते ही उनके हाथ में बीड़ी चाहिए। तो गवर्नमेंट बीड़ी की सप्लाई पर आरसीएम नहीं कह रही, गवर्नमेंट कह रही है जो बीड़ी रैपर है, मतलब जिससे बीड़ी बनती है, उसकी सप्लाई अगर करोगे उस पर आरसीएम लगेगा। सेकंड पॉइंट हमारा ये था। फिर टबैको लीव्स आ गई। टबैको लीव्स का मतलब क्या होता है? टबैको की बात नहीं करी गवर्नमेंट, तंबाकू की बात नहीं करी। आपको मैंने पहले भी कहा था, टबैको मीन्स जो हाथ में 3-4 तालियां बजती हैं, इसको ऐसे करके फू फू करते हो और रास्ते में गंद फैलाते हो, उस टबैको की बात नहीं करी जिससे टबैको बनता है। आपको पता हो शायद टबैको लीव्स होती हैं, उसको ऐसे हाथ से रगड़ते हैं, आपने कभी देखो ऐसे हाथ से रगड़ते हैं और हाथ में वो सारा टबैको निकल मतलब जम जाता है, फिर उसको इस तरह से करके निकालते हैं। फिर आपने कई बार देखा होगा, लोग बहुत सारे होते हैं, उसके छोटे छोटे गोलियां बना के ना सिगरेट में डाल के लोग पीते हैं। बच्चा कह रहा है सर आपको सारा पता है, ये सारी बातें आपने कहाँ देखी हैं? ये सारी बातें मैंने देखी हैं जब मैं कावड़ लेने के लिए गया था। जब मैं कावड़ लेने के लिए गया था, तो अगर आप में से कोई बच्चा पैदल कभी कावड़ लेने के लिए गया हो, मैं पैदल कावड़ लेने के लिए गया हूँ भगवान शिव की, मतलब हरिद्वार में कावड़ लेने के लिए गया था, तो रास्ते में ना कई जगह जंगल आते हैं, वहां पे मैंने कई लोगों को देखा है सर। देखो कई लोग तो कावड़ लेने श्रद्धा से जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो श्रद्धा से नहीं जाते, मतलब चलो श्रद्धा से जाते होंगे बट वो ना मस्ती करने बहुत जाते हैं। मतलब वो ये कहते हैं भोले ने भांग पी थी तो हम भी भांग पियेंगे। वो कहते हैं ना गाना है कि बोले दी बारात चली सज दज के, सारे आने भंग पीती रज रज के, बोले दी बारात चली सज दज के, सारे आने भंग पीती रज रज के। मतलब भोले ने भांग पी थी तो हम भी भांग करेंगे। अब भोले ने भांग पी थी या नहीं पी थी वो किसी को नहीं पता, बट मतलब लोग सुनने में कहते हैं कि भांग थी तो हम भी नशा करेंगे। एक बात बताओ, भोले ने तो जहर भी पिया था, मतलब नालायक को भोलेनाथ तो जहर भी पता। जहर बच्चा कह रहा है सर जहर नहीं पियेंगे, वो तो भगवान का काम है, हम तो जो काम कर सकते हैं वो काम करेंगे। ऐसे नालायक बच्चे होते हैं। तो मैंने वहां पे देखा था, वहां पे कई लोग जंगल में जाके ना ऐसे हाथ रगड़ के लाते थे, हाथ पूरे काले होते थे, फिर वो ऐसे करके निकालते थे। मैं उनसे पूछता था, मैं कहा ये है क्या? कहते ये मतलब जो टबैको लीव्स होती है ना काले काले उसके ना फिर सर्कल बना के सिगरेट के अंदर डाल के, फिर जब वो नशा उनका सुरूर बनता है फिर वो इतने इतने किलोमीटर पैदल चलते हैं। यस मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये बात कभी प्रैक्टिकली देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आपने सुनी जरूर होगी, और अगर नहीं सुनी तो बस याद कर लो जी, टबैको पे रिवर्स चार्ज नहीं है, टबैको लीव्स जो होंगी उस पे रिवर्स चार्ज है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, स्टील कैन हो गया, उस पे रिवर्स चार्ज है, रो कॉटन पे रिवर्स चार्ज है, लॉटरी की सप्लाई पे रिवर्स चार्ज है, और जो भी आपके यूज गुड्स होंगे, जो कॉन्फिस्केटेड गुड्स होंगे, जो गवर्नमेंट जिस केस में ऑक्शन लगाती है तो गवर्नमेंट जिसको भी सप्लाई करेगी वो जीएसटी पे करेगा, गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी पे नहीं करेगी। और लास्ट में क्या होते हैं जी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, इन सब पे क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। तो 8 गुड्स हैं, इन 8 के 8 गुड्स पे रिवर्स चार्ज लगेगा, इन 8 को छोड़ के जो भी गुड्स होंगे उन सब गुड्स पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। एक बात मुझे फटाफट सोच के बताना जी, अब मैंने गुड्स वाले केस में कहा था कि नॉर्मली हर जगह पे एक वर्ड लिखा हुआ है एग्रीकल्चरिस्ट, मुझे फटाफट से बोल दो एग्रीकल्चरिस्ट में क्या सब लोग कवर होंगे? आंसर इज नो। कौन कवर होगा? इंडिविजुअल और एचईएफ कवर होंगे। वो भी कब कवर होंगे? अगर वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो खुद कर रहे हैं, या फैमिली की लेबर से कर रहे हैं, या किसी और से करवा रहे हैं, बट अंडर दी सुपरविजन ऑफ फैमिली और खुद की सुपरविजन में करा रहे हैं, फिर वो एग्रीकल्चरिस्ट में कवर होंगे, फिर वो कवर नहीं होंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, कंपनी है, कंपनी की एग्रीकल्चर लैंड है, कंपनी उस पर खेती बाड़ी करवा रही है डायरेक्टर की सुपरविजन में, क्या वो एग्रीकल्चरिस्ट में कवर होंगे? आंसर इज नो। सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल एचएफ का बनेगा फिर तो बातें ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन इन दोनों के अलावा बनेगा तो वो एग्रीकल्चरिस्ट में कवर नहीं हो सकते, ये बात ध्यान दो जी। अच्छा ये बातें होंगी गुड्स वाली। अब बातें करो सर्विस वाली। सर्विस वाले केस में 10 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, फटाफट से मेरी फैमिली का हर बच्चा आंसर देगा जी। पहला केस हमने कौन सा किया जी? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज है OIDAR की सर्विस को छोड़कर। OIDAR की सर्विस पे रिवर्स चार्ज नहीं है, उस केस में सप्लायर ही जीएसटी पे करता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, उसके बेस पे वो जीएसटी पे करेगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के हर केस में रिवर्स चार्ज होगा, इसको छोड़ के। अगला मैंने कहा था जीटीए वाली सर्विस में रिवर्स चार्ज है,
आपने बोलना है जब जीटीए वाली सर्विस के हर केस में रिवर्स चार्ज होगा, आंसर इज नो। जीटीए को दो ऑप्शन मिलेंगे, 5% वाला ऑप्शन मिलेगा और 12% वाला मिलेगा। अगर 12% वाला होगा फिर तो क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और अगर वही 5% वाला होगा उस केस में क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज होगा। जो रिसीवर होगा वो जीएसटी पे करेगा, जीटीए जीएसटी पे नहीं करेगा, ये बात ध्यान दो। अगला फिर एडवोकेट अगर लीगल सर्विस देगा उस केस में एडवोकेट जीएसटी पे नहीं करेगा, जिसको वो सर्विस देगा वो जीएसटी पे करेगा, बिजनेस एंटिटी को। फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस पे क्या लगेगा जी, रिवर्स चार्ज लगेगा। अगला फिर क्या है, स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, उस केस में आरसीएम लगेगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद डायरेक्टर की सर्विस, आपने बोल देना डायरेक्टर की सर्विस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। अब अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उस पर पहले भी आरसीएम था, आज भी आरसीएम है। अगर होल टाइम डायरेक्टर है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर उसको जो पैसा मिल रहा है अगर वो सैलरी है, मतलब टीडीएस 192 में कट रहा है, फिर तो भैया उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर होगा, नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा। और अगर उसकी सैलरी, अगर उसका पैसा मिलने वाला 192 में कवर नहीं है, 194J में प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कट रहा है, तो वहां जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा और उस केस में बातें आरसीएम की होंगी। मैंने कहा था यहां पे अमेंडमेंट आई है, ये बात आपकी निकल के आ गई। उसके बाद जी इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। अगर इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है कंपनी को तो इंश्योरेंस एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा, कंपनी जीएसटी पे करेगी। रिकवरी एजेंट की सर्विस पर क्या लगेगा जी, रिवर्स चार्ज लगेगा। फिर मैंने कहा था जो आपके ओशियन फ्रेट होते हैं, मतलब बाहर से कोई भी सामान आ रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है उस पर जो भी फ्रेट चार्जेस होंगे उस पर इंपोर्टर जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रही है। अगला पॉइंट फिर क्या था, कॉपीराइट की सर्विस जी। अब कॉपीराइट की सर्विस में अगर आपने कोई म्यूजिक बनाया, जैसे मैंने कल आपको क्लास के अंदर कहा था कि मैंने एक धुन बनाई, ला 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 ला। मान लो मैंने ऐसे करके कोई धुन बनाई, अब म्यूजिक कंपनी वालों ने बोला भाई क्या नालायक क्या धुन बनाई है, इस धुन को अपने गाने में यूज करेंगे। मैं कह रही कॉपीराइट मेरा है, ये धुन मैंने बैठे बैठे बनाई है अभी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में अगर कॉपीराइट की सर्विस दी गई है, टेम्परेरी ट्रांसफर है, तो जो तुम्हें कंसिडरेशन मिलेगा उस पर तुम जीएसटी पे नहीं करोगे, जो म्यूजिक कंपनी या जो इसका प्रोड्यूसर होगा वो जीएसटी पे करेगा। ये बात गवर्नमेंट यहाँ पे बात कहना चाह रही है। तो लास्ट क्लास में हमने बस यही 10 सर्विस की थी और 8 गुड्स हमने किए थे। अब जो बैलेंस सर्विस हमारी हैं, आओ जिसको 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब ये 10 सर्विस कंप्लीट करने के बाद ना हमारी 11वीं सर्विस कौन सी आ रही है, हमारी 11वीं सर्विस आ रही है, ये आपके सामने है जी। अब 11वीं सर्विस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि हमारी सारी की सारी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर होंगी जी। सीधो के बैठो, पहले सीधो के बैठो नालायक। एक तो मेरी क्लास में मुझे लगता है भगवान विष्णु के बहुत सारे भक्त हैं। मतलब सर सारे लोग भगवान विष्णु का अवतार हैं क्या, भगवान भोलेनाथ के अवतार बन जाओ। भोलेनाथ क्या करते हैं, कैलाश पे बैठते हैं, कैलाश पर्वत पे बिल्कुल सीधो के बैठते हैं ऐसे। और आधे बच्चे तो कहते हैं सर तभी तो हम भोलेनाथ के भक्त नहीं हैं, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हमें ऐसे बैठने को मिल जाते हैं। ऐसे नालायक बच्चे हैं। सर वो भगवान है यार, उनकी बातें छोड़, तुम तो सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो। अब मुझे फटाफट से बोलना जी। पॉइंट नंबर 11 ये बात कहना चाह रहा है कि हम गवर्नमेंट की सारी सर्विस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करेंगे, 3 सर्विस को छोड़ के। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, हम गवर्नमेंट की सारी सर्विस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करेंगे, 3 सर्विस छोड़ के। कौन कौन सी? सबसे पहले अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दी होगी, अगर कोई सर्विस पोस्ट डिपार्टमेंट ने दी होगी, फॉर एग्जांपल स्पीड पोस्ट की सर्विस हो गया, पार्सल पोस्ट हो गया, इन सर्विस पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, इन सर्विस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सेकंड, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड, तो उन सर्विस पर भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उन सर्विस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, तो उन सर्विस पे भी आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। इन तीनों सर्विस को छोड़ के गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देगी, हर सर्विस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है सारी सर्विस इनको छोड़ के बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगी, ये गवर्नमेंट जीएसटी पे नहीं करेगी, ये बात ध्यान दो। अगला फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा, फिर गवर्नमेंट जीएसटी पे नहीं करेगी। बस इतनी सी बात ध्यान देना चाहिए, इतनी सी बात ध्यान देना। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी जा रही है तो भी रिवर्स चार्ज लगेगा। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे रही है 3 सर्विस को छोड़ के, तो भी आपका आरसीएम लगेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, थोड़े टाइम पहले ना रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर फॉरवर्ड चार्ज था। अगर किसी बच्चे ने कभी पुराना लॉ पढ़ा हो जी, क्योंकि आप में से कई बच्चों का मे भी हो सकता है पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कई बच्चों का हो सकता है, तो जिन बच्चों ने पुराना लॉ पढ़ा होगा शायद आपको पता हो पहले रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर फॉरवर्ड चार्ज था।
मतलब गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल जो है ना फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, तो फाइनली अब वो भी रिवर्स चार्ज में कवर हो चुका है। मतलब अब गवर्नमेंट की सारी सर्विस, 3 सर्विस को छोड़ के रिवर्स चार्ज में कवर होंगी। और अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है जो रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, उस केस में भी क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। बस ये बात ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट ने दी है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये लोग जीएसटी पे करेंगे, गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी पे नहीं करेगी। बस ये बात ध्यान दो। अगला फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी ने अगर सर्विस दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आपको शायद पता हो, जो एग्जीक्यूटिव वाले फैमिली के बच्चे होंगे उनको तो नहीं पता होगा, क्योंकि उनके सिलेबस में भी एग्जामिशन लिस्ट नहीं है सर्विस की। जब आप सीएस प्रोफेशनल में आओगे तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी सर्विस देता है, वो केस सारे के सारे एग्जामिशन में कवर होते हैं। मतलब आरबीआई अगर हमें कोई सर्विस दे रहा है तो एग्जाम्प्ट है, हम अगर सर्विस दे रहे हैं आरबीआई को तो उस केस में टैक्सेबल है, बट बाकी हर केस में फॉरवर्ड चार्ज है। बट गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर अगर सर्विस दे रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीएसटी पे करेगा, फिर ये मेंबर जीएसटी पे नहीं करेंगे। अब ये ओवरसीइंग कमेटी होती क्या है, याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था, आरबीआई के पास काफ़ी सारे, मतलब इवन काफ़ी सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे बैंकों का पैसा है। अब अगर आरबीआई के पास इतना सारा फंड है, उस फंड को इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये गाइडेंस कौन देती है जी, ये ओवरसीइंग कमेटी देती है। मतलब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ रिटर्न अच्छी आएगी, ये बताने वाली कौन होती है, ओवरसीइंग कमेटी होती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर अगर सर्विस दे रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीएसटी पे करेगा, ये लोग जो होंगे जीएसटी पे नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान दो। अगला फिर क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है जी, अगर इंडिविजुअल डीएसए सर्विस दे रहा है किसको, बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को, फिर ये बैंकिंग कंपनी जीएसटी पे करेंगे, ये इंडिविजुअल डीएसए जीएसटी पे नहीं करेगा। अब आधे बच्चे तो ये बात कह रहे हैं, सर ये सर्विस तो हमने क्लासेस के अंदर पढ़ी नहीं। याद करो सर, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, मैंने क्लास में कहा भी था कि 22 सर्विस हैं, इसमें काफ़ी सारी सर्विस नई ऐड हुई हैं। तो जिन जिन बच्चों ने सारी सर्विस नहीं पढ़ी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके एग्जाम अगर अगस्त में है, ये सारी की सारी सर्विस आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अब पहले ये समझो डीएसए क्या होता है जी। अब नाम से पता लग रहा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये क्या होते हैं, बैंकों के एजेंट होते हैं। ये बैंकों के बिहाफ पर आगे बैंक का सामान बेचते हैं। बच्चा कह रहा है सर बैंक का सामान क्या होता है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, उनकी एलआईसी पॉलिसी हो गया जी। आपको बताओ काफ़ी सारे बैंकों की एलआईसी पॉलिसी आती है, काफ़ी सारे बैंकों के पेंशन फंड आते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कभी मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो वहाँ पे ना बैंक वाले खड़े होते हैं कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनवा लो, इसका क्रेडिट कार्ड बनवा लो, हमारे बैंक की ये स्कीम है। तो ये कौन होते हैं, इंडिविजुअल डीएसए। ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर किसी इंडिविजुअल डीएसए ने किसी बैंक को सर्विस दी होगी, इसके बदले जो भी वो कमीशन चार्ज करेगा ना, उस कमीशन पर जीएसटी ये डीएसए पे नहीं करेंगे, ये बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो आपको बस इतना सा याद करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि एक इंडिविजुअल डीएसए है, उसने सर्विस दी है बैंक को, उसके बदले में कमीशन चार्ज किया, उस पर जीएसटी कौन पे करेगा, डीएसए पे नहीं करेगा, बैंक जीएसटी पे करेगा। बस ये बात ध्यान दो। अगला फिर क्वेश्चन आ रहा है, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दी है बैंक को। अब ये बिजनेस फैसिलिटेटर और ये डीएसए ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ये होते हैं दोनों ही एजेंट हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, ये दोनों ही एजेंट होते हैं, बट डीएसए कुछ अलग तरह के काम करते हैं, इनके फंक्शन अलग होते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं ना, नाम से पता लग रहा है, जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इनका काम, इनका एरिया जो होता है वो डीएसए से वाइड होता है। मतलब डीएसए को हम थोड़ा बहुत काम देते हैं, बट जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, जो बैंकों के होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम देते हैं। आपने कई बार देखा होगा सर, आप कहीं पर भी अगर मान लो आपका, अगर आप घर में कभी भी, आपके फादर अगर बिजनेसमैन हैं या सैलरी क्लास पर्सन हैं, कई बार बैंक वाले बहुत कॉल करते हैं जी, आपके लिए लोन निकला हुआ है, प्री अप्रूव लोन है, फ्री में लोन ले लो जी, ठीक है, हमारी कंपनी के, हमारे बैंक की एलआईसी करा लो, ये बेनिफिट मिलेगा, हमारे बैंक का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, ये बेनिफिट मिलेगा। अब सोच के बोला, ये सब कौन होते हैं, ये बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं। सर डीएसए और इन दोनों में फर्क बस इतना है, वो भी एजेंट हैं, ये भी एजेंट है, उनका एरिया थोड़ा कम है, इनका एरिया ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया सिंपल सी बात है, चाहे वो एजेंट की बात करूंगा, चाहे फैसिलिटेटर की बात करूंगा, ये दोनों जो हैं ये बैंकों को ही सर्विस देते हैं। तो अगर ये बैंकों को सर्विस दे रहे हैं, इन केस में क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर जीएसटी पे नहीं करेंगे, उस केस में बैंकिंग कंपनी जो होगी वो जीएसटी पे करेगी। बस ये बात ध्यान दो। तो एग्जाम में चाहे क्वेश्चन बन जाए इंडिविजुअल डीएसए का,
एग्जाम में चाहे क्वेश्चन बन जाए बिजनेस फैसिलिटेटर का, इन दोनों केस में बैंक ही जीएसटी पे करेंगे, ये दोनों जीएसटी पे नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर फैसिलिटेटर कोई भी सर्विस दे रहे हैं बैंकिंग कंपनी को तो फिर बैंकिंग कंपनी जीएसटी पे करेगी, ये लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे। ये हमारे सर्विस नंबर 15 है। उसके बाद सर्विस नंबर 16 देखो जी, सर्विस नंबर 16 ये बात कहना चाह रही है, एन एजेंट ऑफ बिजनेस कोरस्पोंडेंट, अगर सर्विस दे रहे हैं एनी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में एन एजेंट ऑफ बिजनेस कोरस्पोंडेंट, अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस दे रहे हैं उस केस में क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। अब ये बिजनेस कोरस्पोंडेंट भी क्या होते हैं, बिजनेस कोरस्पोंडेंट भी एक तरह के एजेंट ही होते हैं। देखो कोरस्पोंडेंट मींस क्या होता है, कोरस्पोंडेंट मींस क्या होता है, इनहेंस करना, मतलब बढ़ाना, जो बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ये तीनों कैटेगरी को ना, आप ये तीनों कैटेगरी को सेम लेके चलो। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया इंडिविजुअल डीएसए का, तो भी रिवर्स चार्ज है। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, किसका क्वेश्चन बन गया जी, बिजनेस फैसिलिटेटर का, उस केस में भी क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया बिजनेस कोरस्पोंडेंट का, बट यहां पे ये बात ध्यान देना जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो ये नहीं कह रहे कि बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहे हैं फिर बैंकिंग कंपनी जीएसटी पे करेगी, नहीं। बिजनेस कोरस्पोंडेंट होते क्या सर, इधर देखो ध्यान से, आपको मैं थोड़ा समझाता हूं। ये तो होता है, यहां पे तो होता है जी बिजनेस कोरस्पोंडेंट, देखो जी ये होते हैं बिजनेस कोरस्पोंडेंट, ये बिजनेस कोरस्पोंडेंट के आगे एजेंट होते हैं। अब ये एजेंट सर्विस देते हैं इनको और ये सर्विस देते हैं बैंक को। प्लीज ध्यान सुनना जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, बिजनेस कोरस्पोंडेंट होते हैं, ये बैंकों के बिहाफ पर उनका बिजनेस काफी बढ़ाते हैं और इस बिजनेस कोरस्पोंडेंट के आगे एजेंट होते हैं। अब ये एजेंट सर्विस देते हैं बिजनेस कोरस्पोंडेंट को और बिजनेस कोरस्पोंडेंट जो हैं वो सर्विस देते हैं बैंक को। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे उस केस में आरसीएम है, बट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है उस केस में आरसीएम नहीं है, फिर बिजनेस कोरस्पोंडेंट ही जीएसटी पे करेगा, फिर बैंक जीएसटी पे नहीं करेंगे। अच्छा सर, यही हमें कंफ्यूजन आती थी, आपने ना क्लास में हमें समझाया भी था, हम बार बार कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसा कहां था जहां पे बैंक जीएसटी पे नहीं करता, वो इस केस में था। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, अब ध्यान से सुन लेना चाहिए। ये कई बच्चे अभी भी प्रीमियर होने के बावजूद भी लगे हुए हैं चैट बॉक्स पे, उनको कोई लेना देना नहीं है क्लास में क्या चल रहा है, और उनको ये नहीं पता जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ना वही पछताएंगे, काश हम क्लास सही ढंग से देख लेते। सर अगर आप रिवीजन भी सही ढंग से कर लोगे ना, रिवीजन भी, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूं। अगर आपने पहले जीएसटी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत भी रिवाइज कर लोगे, कुछ तो दिमाग में जाएगा, और अगर सारा टाइम चैटिंग में लगा दोगे फिर क्या दिमाग में जाएगा। इधर सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा है, इधर सुनो ध्यान से, 3 एंट्री को दिमाग में लेके चलना चाहिए, 3 एंट्री को दिमाग में लेके चलना। अगर क्वेश्चन बना डीएसए ने, इंडिविजुअल डीएसए ने सर्विस दी है बैंक को, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दी है बैंक को, अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट ने सर्विस दी है बिजनेस कोरस्पोंडेंट को और बिजनेस कोरस्पोंडेंट ने सर्विस दी है बैंक को, मुझे फटाफट से बोल दो जी, इन तीनों में से आरसीएम में कौन कौन से केस कवर हैं, इन तीनों में से आरसीएम में कौन कौन से केस कवर हैं। वैसे तो आरसीएम में तीनों ही केस कवर हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, वैसे तो आरसीएम में तीनों ही केस कवर हैं, बट पहले वाले केस में बैंक जीएसटी पे करेगा, दूसरे वाले केस में बैंक जीएसटी पे करेगा, तीसरे वाले केस में, इस केस में आरसीएम नहीं है, इस केस में आरसीएम है। क्यों? आरसीएम की एंट्री ध्यान से पढ़ो सर, आरसीएम की ना एक बार एंट्री ध्यान से पढ़ लो। आरसीएम की एंट्री में क्या लिखा है, उसने लिखा है बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे फिर रिवर्स चार्ज है, उसने यहां पे बैंकिंग कंपनी कहीं नहीं लिखा। और अगर ऊपर वाले दोनों क्लोज पढ़ोगे तो वहां बैंकिंग कंपनी लिखा है, और बच्चा यहां पे ना रट जाता है कि जहां भी बैंक आएगा वहां बैंक ही जीएसटी पे करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी फैमिली का बच्चा बस ये ध्यान दे, अगर क्वेश्चन बनेगा डीएसए का जीएसटी पे करेगा बैंक, अगर क्वेश्चन बनेगा बिजनेस फैसिलिटेटर का तो जीएसटी पे करेगा बैंक, अगर क्वेश्चन बनेगा बिजनेस कोरस्पोंडेंट टू बैंक बनेगा तो फिर बिजनेस कोरस्पोंडेंट बनेगा, अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे तो वहां पे लगेगा रिवर्स चार्ज, वहां पर भी बिजनेस कोरस्पोंडेंट ही जीएसटी पे करेंगे, बट वो रिवर्स चार्ज में करेंगे। बात समझ में आ रही है? दैट इज पॉइंट नंबर 16। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 17 तो बिल्कुल आसान है जी। पॉइंट नंबर 17 में तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई सिक्योरिटी सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस का मतलब क्या है, एक बात मुझे बताना जी,
एनी पर्सन अदर देन कॉरपोरेशन। एक बात मैंने सोच के बताओ रही, आज सिक्योरिटी सर्विस मिलती है, आज अगर सलमान खान है, शाहरुख खान है, क्या उनको सिक्योरिटी सर्विस मिलती है? नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, आज अगर सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है तो उस केस में जो सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है उसके बदले में जो भी कंसीडरेशन चार्ज होगा ना, तो जो सर्विस देने वाला होगा वो जीएसटी पे नहीं करेगा, जो रिसीवर होगा वो जीएसटी पे करेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सलमान खान को सिक्योरिटी सर्विस दी गई जी, सलमान खान को सिक्योरिटी सर्विस दी गई, ठीक है। मान लो बाबा रामदेव को सिक्योरिटी सर्विस दी गई जी, मान लो शाहरुख खान को सिक्योरिटी सर्विस दी गई जी, मान लो किसी को भी सिक्योरिटी सर्विस दी गई, उस केस में सर्विस लेने वाला कौन है? सलमान खान है, शाहरुख खान है, बाबा रामदेव है, तो ये तीनों जो होंगे वो जीएसटी पे करेंगे, सप्लायर जो होगा वो जीएसटी पे नहीं करेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 17 में देखो क्या लिखा है, अगर सर्विस दी गई है एनी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो फिर ये लोग जीएसटी पे करेंगे, सप्लायर यहाँ पे जीएसटी पे नहीं करेगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो, अगर ऑथर ने अपना कॉपीराइट ट्रांसफर किया पब्लिशर को, अब सुना ध्यान से, अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आ गया जी। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझ लेना जी, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझ लेना। पॉइंट नंबर 18 जो है ना, पॉइंट नंबर 18 जो है पहले उस कॉपीराइट वाले पॉइंट में कवर था। याद करो, अभी मैंने कहा था कि मैंने एक धुन बनाई, उस धुन पे म्यूजिक कंपनी जीएसटी पे करेगी, प्रोड्यूसर जीएसटी पे करेंगे, वहां तो हर केस में रिवर्स चार्ज है। अब ये एक जमाने में, आज से 1 साल पहले ऑथर वाला केस भी वहां पे था, ऑथर वाला केस भी वहां पे था कि अगर ऑथर ने पब्लिशर को कॉपीराइट दिया तो उस केस में पब्लिशर ही जीएसटी पे करेगा। बट अब इस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बातें भी होंगी, इस केस में रिवर्स चार्ज की बातें भी होंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैं ऑथर हूं जी, मैं ऑथर हूं। अब मैं ऑथर के साथ साथ ना, मेरा काम क्या है जी, मेरा काम बुक्स लिखना भी है और साथ में ना मैं पढ़ाता भी हूं। मेरा काम पढ़ाने का भी है, साथ में बुक्स लिखने का भी है। अब अगर मान लो मैंने कोई बुक लिखी, आप पब्लिशर हो, आप इसको पब्लिश करोगे। अभी तक गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि अगर ऑथर ने अपनी बुक का कॉपीराइट ट्रांसफर कर दिया, उस केस में पब्लिशर जीएसटी पे करेगा, ऑथर जीएसटी पे नहीं करेगा। अब मैंने गवर्नमेंट से बोला, गवर्नमेंट मैं ऑथर हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, क्यों? क्योंकि मैं साथ में प्रोफेशनल सर्विस भी देता हूं, मैं मान लो कंसल्टेंसी की सर्विस देता हूं, पढ़ाता हूं और वहां भी जीएसटी चार्ज करता हूं, और इस केस में फॉरवर्ड चार्ज है। तो जब ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं सारा जीएसटी पे करने जाता हूं, तो मैं क्यों ना यहां पर भी जीएसटी मैं ही पे कर दूं। भाई सिंपल सी बात है, ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में रिवर्स चार्ज है, यहां फॉरवर्ड चार्ज है, तो फायदा क्या होगा? भाई मैं खुद अपना जीएसटी पे पे करना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में वैसे तो रिवर्स चार्ज ही है, वैसे तो पब्लिशर ही जीएसटी पे करेगा, बट अगर ऑथर एक डिक्लेरेशन फाइल कर दे कि इस पे जीएसटी मैं देना चाहता हूं, रिसीवर जीएसटी मत पे करे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सर्विस अब फॉरवर्ड चार्ज में भी कवर हो सकती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में क्या हर केस में रिवर्स चार्ज लगेगा? आंसर इज नो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में आपका फॉरवर्ड चार्ज भी है और रिवर्स चार्ज भी है, दोनों ही एप्लीकेबल होंगे। अगर आरसीएम नहीं लगाना तो आज ऑथर जो है फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे अभी अमेंडमेंट आई है जी, ठीक है। तो यहां पे ना आप चाहे साइड में लिख लेना कि यहां पे फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है और रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल हो सकता है, ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। अच्छा, अब जो एंट्री नंबर 19 है, अब एंट्री नंबर 19 पे आओ जी। एंट्री नंबर 19 यहां पे थोड़ी सी कटी हुई है, यहां आएगा एनी पर्सन अदर देन, और यहां पे आएगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, और यहां पे आएगा रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब प्लीज ध्यान सुनना, एंट्री नंबर 19 के अंदर भी अमेंडमेंट आई है जी। पहले आपको पता होगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे ना आरसीएम था। अगर आपको शायद पुरानी एंट्री ध्यान हो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इट मींस अगर मोटर व्हीकल की रेंटिंग है, अगर सर्विस दी है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, किसको दी है? रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में गवर्नमेंट ये बात बोलती थी रिवर्स चार्ज लगेगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे रिवर्स चार्ज हर केस में नहीं है। पहली बात, जो रेंटिंग की जा रही है, जिस मोटर व्हीकल की जा रही है ना, वो पैसेंजर मोटर व्हीकल हो, मतलब अगर किसी गुड्स मोटर व्हीकल की रेंटिंग की जा रही है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज नहीं है। तो मेरी पूरी फैमिली का जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, पहली बात तो ये समझ लो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे रिवर्स चार्ज है। अब हर केस में नहीं है, सिर्फ पैसेंजर वाले केस में है, गुड्स वाले केस में नहीं है, और पैसेंजर वाले भी हर केस में नहीं है। अब जो मोटर व्हीकल वाले होते हैं, जो पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले होते हैं, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं जी, वही सेम,
या तो 12% जीएसटी पे करें, फॉरवर्ड चार्ज ले लें, या 5% जीएसटी पे करें, रिवर्स चार्ज ले लें। अब गवर्नमेंट यहां पे देखो क्या कहना चाहती है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी, अगर कोई पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, हु सप्लाई द सर्विस टू ए बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है जी, मतलब कोई पर्सन जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, किस चीज की वो सर्विस दे रहा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरिंग पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसीडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिपिएंट, और यहां पे डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी एट द रेट 12%, मतलब वो जीएसटी का इनवॉइस 12% वाला नहीं काट रहा। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर वो जीएसटी का इनवॉइस 12% वाला नहीं काट रहा, क्योंकि अगर 12% वाला काट रहा है फिर तो फॉरवर्ड चार्ज है। सर अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है और मैंने 12% वाला ऑप्शन ले लिया, उसके सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है और 12% वाला इनवॉइस नहीं कट रहा और वो पैसेंजर मोटर व्हीकल की रेंटिंग है, उस केस में रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, प्रोवाइडेड रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट अगर होगा तब जीएसटी पे करेगा, अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा तो उस केस में भी क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, और ये लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो इस केस में ये जीएसटी पे करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो यहाँ पे छोटी सी अमेंडमेंट, बस आपको इतनी सी ध्यान देनी है, आपको यहाँ पे अमेंडमेंट पर इतनी ध्यान देनी है कि पहली बात, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले केस में पहले भी रिवर्स चार्ज था, आज भी रिवर्स चार्ज है, बट पहले गुड्स वाले केस में कवर थे, अब वो बाहर निकाल दिए, अब पैसेंजर मोटर व्हीकल कवर हैं, और वो भी तब अगर 12% वाला इनवॉइस नहीं कटा होगा, उस केस में आरसीएम की बातें होंगी। अगर 12% वाला इनवॉइस होगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, फिर वहां पर आरसीएम की बातें नहीं होंगी, ठीक है। ये हमारी एंट्री नंबर 19H, ठीक है। उसके बाद एक और एंट्री नंबर 20 जी, ये भी नई एंट्री है। एंट्री नंबर 20 में है, अगर लेंडर ने बोरोवर को लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस दी। अब लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ना वोडाफोन के 1000 शेयर हैं, मेरे पास वोडाफोन आइडिया के 1000 शेयर पड़े हैं, और मान लो येस बैंक के भी 1000 शेयर मेरे पास पड़े हैं। अब मैं उसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, मेरे पास पड़े हैं, काफ़ी टाइम पहले के पड़े हैं, शेयर पड़े हुए हैं। मेरे पास एक पर्सन आया, कहता मुझे ना अपने शेयर लेंड पे दे दो, मतलब किराए पर दे दो, क्या मैं अपने शेयर्स की लेंडिंग कर सकता हूं? आंसर इज यस। जो बच्चे शेयर्स में ट्रेडिंग करते होंगे, जिन्होंने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा होगा, जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज होगी, उनको पता होगा हम सिक्योरिटी लेंडिंग कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं सिक्योरिटी लैंड पे दूंगा तो मैं कुछ ना कुछ पैसा तो चार्ज करूंगा ना, मैं प्रॉफिट चार्ज करूंगा, मेरा कुछ कमीशन होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है उस कमीशन पे जीएसटी लेंडर पे नहीं करेगा, बोरोवर जीएसटी पे करेगा। तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में सर सिक्योरिटी की भी लैंडिंग होती है। कभी ये मत सोचना कि अगर मेरे पास शेयर हैं उसको मैं सेल ही कर सकता हूं, आंसर इज नो। अगर मैं सेल करना नहीं चाहता, अगर मैं किसी को लैंड पे देना चाहता हूं, वो अपना काम करता रहे और बाद में मुझे वो वापस कर देगा सारे के सारे शेयर, बाद में वो मुझे शेयर वापस कर देगा। अब कुछ टाइम के लिए, जो जितने टाइम के लिए उसने लैंड पे लिए, उसके बीच में जितना मेरा प्रॉफिट होगा, जो मेरा कमीशन होगा, उस पर जीएसटी बोरोवर पे करेगा, लेंडर पे नहीं करेगा। तो बस मेरी फैमिली का बच्चा, एक बच्चा कह रहा है सर ये एंट्री दोबारा समझा दो। क्या समझा दूं इसके अंदर? ठीक है री। अब देखो मैं आपको पहले भी कहा था सर, रिवीजन क्लास को रिवीजन क्लास ही रहने दो, क्योंकि अगर मैं समझाने पे आ गया ना सर, तो आरसीएम कभी भी 1-1.5 घंटे में खत्म हो ही नहीं सकता, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। बस इतना अभी के लिए बस इतना ध्यान दो, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ पे आरसीएम लगेगा, कहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है नी। इधर देखो ध्यान से, आपने सारी बातें सर पहले रेगुलर बैच में डिटेल में की होंगी जी। मेरे को बस अभी इतना ध्यान देना है कि आपके 22 सर्विस आपके दिमाग में हो, कहाँ कहाँ पे आरसीएम। चलो एक बार फिर भी दोबारा समझा देता हूँ सर। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है, अगर आपने एफएम पढ़ा है जो मॉड्यूल 2 में है, फिर तो ये बच्चों वाली गेम है। अगर नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत आ रही होगी, या अगर आपने शेयर्स में कभी काम नहीं किया तो दिक्कत आ रही होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों ने सुना होगा हम शेयर सेल ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज हम सिक्योरिटी की लेंडिंग भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उस पर रिवर्स चार्ज लेके आना चाह रही है कि अगर आपने सिक्योरिटी की लेंडिंग की है, उसके बदले में जो भी कंसीडरेशन चार्ज किया होगा, उस केस में सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा, रिसीवर जीएसटी पे करेगा। ये हमारी एंट्री नंबर 20 कहना चाह रही है बस। ठीक है। उसके बाद देखो एंट्री नंबर 21 एंड 22, ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। अब ये एंट्री नंबर 21 एंड 22 जो है ना, ये पता किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये रियल एस्टेट पे एप्लीकेबल है, ये बिल्डर्स पे एप्लीकेबल है। याद करो, जिस जिस बच्चे ने इनकम टैक्स में कैपिटल गेन का चैप्टर किया, उस कैपिटल गेन के चैप्टर में मुझे फटाफट चैट बॉक्स के अंदर बताना सेक्शन 45 5A किस किस बच्चे को याद है जी?
सेक्शन 45(5)(a) किस किस बच्चे को याद है? काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें याद है। किसका था वो? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का था। याद करो, मैंने कहा था 45(5)(a) में क्या होता है कि मेरे पास एक लैंड का एरिया है, उस पर बिल्डिंग खड़ी करना चाहता हूं बट मेरे पास पैसे नहीं है। एक बिल्डर मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि इस लैंड पर ना मुझे डेवलपमेंट का राइट दे दो, इस लैंड पर मुझे डेवलपमेंट का राइट दे दो। मैंने कहा ठीक है, राइट ले लो, उसके लिए मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर किसी पर्सन ने किसी बिल्डर को, प्रमोटर मींस बिल्डर को, अगर अपनी लैंड पे डेवलपमेंट का राइट दिया तो उसके लिए जो कंसीडरेशन चार्ज किया होगा ना, फिर बिल्डर जीएसटी पे करेगा, ये लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी पर्सन सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, मतलब आपने अपना डेवलपमेंट का राइट ट्रांसफर कर दिया। और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आपने स्पेस, इस फ्लोर का स्पेस उसको दे दिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, प्रमोटर मींस बिल्डर, कि आपने अब यहाँ पे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा तो आपने जो भी कंसीडरेशन चार्ज किया होगा उस पे प्रमोटर जीएसटी पे करेगा, आप जीएसटी पे नहीं करोगे। मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान दे, जो कैपिटल गेन का 45(5)(a) है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है जी। अगर मैंने डेवलपमेंट का राइट दे दिया या फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे दिया, उसके ऊपर अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, उसके लिए जो मैंने पैसे चार्ज किए होंगे उस पर जीएसटी मैं पे नहीं करूंगा, बिल्डर जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। अच्छा, ये तो होगी एंट्री नंबर 21। अब एंट्री नंबर 22 कहती है कि आपने ना डेवलपमेंट का राइट नहीं दिया, आपने डेवलपमेंट का राइट नहीं दिया, आपने लैंड ही लीज पर दे दी, आपने वो लैंड ही लीज पर दे दी। आपको पता होगा सर, आज बिल्डर की जिन लैंड पे बिल्डिंग खड़ी है या तो उस पे डेवलपमेंट का राइट मिला हुआ है या काफी साल की लीज पे ली हुई है। अब सोच के बोलना, एक बिल्डर को मैंने लैंड लीज पे दे दी 100 साल के लिए, एक बिल्डर को लैंड लीज पे दे दी 50 साल के लिए। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने लैंड लीज पे दी है 30 साल या उससे ऊपर के लिए, अगर आपने लैंड लीज पे दी है 30 साल या उससे ऊपर के लिए, तो वहां पर फिर बिल्डर जीएसटी पे करेगा, आप जीएसटी पे नहीं करोगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल से ये बात ध्यान देना, अगर मैंने लैंड पे डेवलपमेंट का राइट दे दिया, अगर मैंने फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे दिया, उस केस में भी आरसीएम है, और अगर मैंने लैंड लीज पे दी है 30 साल या उससे ऊपर के लिए, तब आरसीएम लगेगा। अगर 30 साल से कम के लिए होगी तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो अब जाके हमारी 22 की 22 एंट्री पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर अब 22 एंट्री हमारी कंप्लीट हो तो गई हैं, एक बार हमें फटाफट से रिकॉल करवा दो कि 22 की 22 एंट्री हमने कौन सी कंप्लीट की हैं। आओ जी, इधर देखो ध्यान से, एक बार चेक करते हैं 22 की 22 एंट्री हमने कौन कौन सी कंप्लीट की हैं। एक बार आंखें बंद करो सारे बच्चे जी, मेरी फैमिली का हर बच्चा आंखें बिल्कुल बंद कर लीजिए, 2 मिनट के अंदर बिल्कुल आंखें बंद करें। एक बार चेक करो कौन कौन से काम हमने किए नहीं। सबसे पहला काम सर्विस कौन सी है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ओआईडीआर को छोड़ के। दूसरा केस जीटीए की सर्विस अगर 5% वाला ऑप्शन है। तीसरा केस एडवोकेट की लीगल सर्विस। चौथा केस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस। पांचवा केस स्पॉन्सरशिप सर्विस। छठा केस डायरेक्टर की सर्विस। सातवां केस इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। आठवां केस रिकवरी एजेंट की सर्विस। 9वें केस में क्या निकल के आ रहा है? ओशियन फ्रेट। 10वें केस में वो म्यूजिक कंपनी कंपोजर वाले कॉपीराइट की सर्विस। 11वें केस में अगर ऑथर टू पब्लिशर वाला केस है तो फॉरवर्ड चार्ज भी है, रिवर्स चार्ज भी है। 12वें केस में गवर्नमेंट की सारी सर्विस, 3 सर्विस को छोड़ के। 13वें केस में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस पर भी क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। 14वें केस में अगर ओवरसीइंग कमेटी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस दे रही है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीएसटी पे करेगा। चौथे केस में अगर इंडिविजुअल डीएसए अगर बैंक को सर्विस दे रहा है तो बैंक जीएसटी पे करेगा। 15वें केस में अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा, बैंक जीएसटी पे करेगा। 16वें केस में अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट का एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा। 17वें केस में सिक्योरिटी सर्विस वहां पे आ गई जी। 18वें केस में लैंडिंग की सर्विस आ गई। 19 केस में अगर लीज आपने दी है 30 साल उससे ऊपर के लिए तब रिवर्स चार्ज है। 20 केस में अगर आपने डेवलपमेंट का राइट दे दिया लैंड को, अगर लैंड डेवलपमेंट का राइट दिया उस केस में रिवर्स चार्ज होगा। और फिर रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल अगर 5% वाला ऑप्शन लिया, मतलब 12% वाला इनवॉइस नहीं कटा, उस केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। ये 22 के 22 केस आपके सामने आ चुके हैं जी। ठीक है, अब ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा जी। इसको टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना और ये चाहे अपने रूम में चिपका लेना जी। और डेली बेस पे ना, सिर्फ जो बच्चा चाहता है कि मैं रिवर्स चार्ज वाला क्वेश्चन कभी भी गलत ना करूं, इस पीडीएफ को डेली बेस पे 5 मिनट देख लेना जी। मतलब अगर मेरी फैमिली के हर बच्चे ने 30 की 30 एंट्री याद कर ली ना सर, एग्जाम में गलती करके नहीं आओगे आप।
डिटेल में आपने पहले पढ़ी होंगी क्लासेस में। अब आपको बस इतना ध्यान हो कि कौन कौन से केस रिवर्स चार्ज में हैं। 8 गुड्स वाले हैं और 22 सर्विस वाले हैं। तो 22 काम सर्विस वाले हो चुके हैं, 8 काम गुड्स वाले हमारे हो चुके हैं। अब बच्चा कहता है सर जो रिवर्स चार्ज है वो 9(4) में भी तो है। 9(4) में ना रिवर्स चार्ज सिर्फ एक केस में है, सिर्फ रियल एस्टेट वाले केस में। 9(4) में ज़्यादा सर्विस नहीं है सर, गुड्स तो कोई भी नहीं है, गुड्स तो कोई भी नहीं है। एक सर्विस है रियल एस्टेट की सर्विस, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बिल्डर सीमेंट लेके आता है या कैपिटल गुड्स लेके आता है या कोई स्पेसिफाइड इनपुट लेके आता है तो इस केस में यहां पे जीएसटी बिल्डर पे करेगा, वो पे नहीं करेगा। 9(4) में बस इतना ध्यान है। 9(4) में क्या जी, 9(4) में पहली बात रिवर्स चार्ज तब लगता है अगर सप्लाई करने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर सप्लाई करने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, सप्लाई लेने वाला स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन हो और स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई की जा रही हो, उस केस में रिसीवर जो होगा वो जीएसटी पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा। तो मुझे फटाफट से बोल दो 9(4) के रिवर्स चार्ज में कितनी कंडीशन है? 4। दोबारा बोलो, 9(4) के रिवर्स चार्ज में कितनी कंडीशन है? 4। पहली कंडीशन सप्लायर क्या हो? अनरजिस्टर्ड हो। दूसरी कंडीशन रिसीवर क्या हो? स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन हो। तीसरी कंडीशन गुड्स पे स्पेसिफाइड हो। चौथी कंडीशन सर्विस पे स्पेसिफाइड हो, तो फिर रिसीवर जीएसटी पे करेगा। 9(4) बस ये बात कहते हैं। और 9(4) में रियल एस्टेट की सर्विस है, सीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल गुड्स यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ स्पेसिफाइड इनपुट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए हैं, किसी बिल्डर ने, किसी प्रमोटर ने, तो फिर प्रमोटर जीएसटी पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ प्रमोटर मतलब बिल्डर purchase input goods and service used in the construction of a project from the unregistered person, then he is liable to pay GST under RCM on the supply made from unregistered supplier under section 9(4). ये 9(4) कहना चाहता है जी। तो 9(4) एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा 100% चांस है वो 9(3) का बनेगा जी। बस अगर 9(3) के 30 काम याद हैं तो बहुत बड़ी बात है। 9(4) में बस एक ही सर्विस है, रियल एस्टेट की सर्विस, और कोई भी सर्विस 9(4) में भी नोटिफाइड नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो जी। ठीक है जी। तो आपको मेन ध्यान देना है 9(3) के इन 30 आइटम्स पे। अगर ये 30 आइटम आपको याद हैं तो उस केस में आपको आरसीएम समझ में आ गया जी। ठीक है, लो जी अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब लास्ट पॉइंट हमारा है 9(5), देन फिर क्लास पैकअप करेंगे, फिर मिलेंगे रात को 10 बजे टाइम ऑफ सप्लाई की रिवीजन में जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अब 9(5) क्या है जी? 9(5) ना बिल्कुल सिंपल सा है। 9(5) याद करो। 9(5) हमने क्लास में किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा, आप में से कोई बच्चा बताएगा ईसीओ? 9(5) में ईसीओ, ईसीओ की फुल फॉर्म क्या होती है जी? एक बार बताना, ईसीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? ये 9(5) आपके सामने है जी। कोई बच्चा बताना चाहता हो जी ईसीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। आपको मैंने पहले भी कहा था, जहां पे ऑनलाइन वेबसाइट वाले आएंगे, फॉर एग्जांपल अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, फूड पांडा हो गया, बुक माई शो हो गया, ओला उबर हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया जी। ठीक है, मेक माई डिलीवरी हो गया। उसके बाद जी आपका मान लो ओला हो गया जी। ठीक है, उबर हो गया, ओयो रूम हो गया जी। ठीक है, और booking.com हो गया। मतलब जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है ना, ये सारी की सारी ईसी होती है। अब 9(5) ये बात कहता है जी, प्लीज सुन लेना, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ जी। आराम से फिर 10-15 मिनट रेस्ट करना, खाना पीना खाना, फिर 10 बजे वापस आ जाना जी। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ 10 बजे वाली क्लास भूल के मिस मत कर देना, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर है। ठीक है, और ऐसा ना हो कि आपका मिस हो जाए जी, फिर आप बाद में कहो सर क्लास तो देखने को मिली नहीं। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ। अब 9(5) ये बात कह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने ईसीओ के थ्रू स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई की होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर किसी पर्सन ने ईसीओ के थ्रू स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई की होगी, उस केस में ईसीओ जीएसटी पे करेगा, ना तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा और ना ही रिसीवर जीएसटी पे करेगा। सर एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से। 9(5) ये बात कह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू 3 स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई की होगी, इन 3 सर्विस के केस में ईसीओ गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, सप्लायर और रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करेंगे। हां, इन 3 सर्विस को छोड़ के कोई भी सर्विस सप्लाई की है ईसीओ ने, या इवन कोई गुड्स की सप्लाई की है ईसीओ ने, फिर ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल नहीं होगा, फिर सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मेरी फैमिली का हर बच्चा जाते जाते बस ये बता दे
क्या 9(5) हर सर्विस पे एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। क्या 9(5) गुड्स पे एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। पहली बात, 9(5) सर्विस पे एप्लीकेबल होगा, और वो भी सारी सर्विस नहीं, ओनली स्पेसिफाइड सर्विस। सर इधर सुना ध्यान से, वो 3 सर्विस कौन कौन सी है, नाम सुन लो उसके। सबसे पहले सर्विस है कैब की सर्विस, सेकंड सर्विस है प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस, और तीसरी सर्विस है हाउसकीपिंग की सर्विस। अगर मैं कैब की सर्विस की बात करूंगा सर, ओला कैब हो गई, उबर कैब हो गई, मेरू कैब हो गई, मतलब जो ये कैब की सर्विस होती है ना, ओला हो गया, उबर हो गया, मेरू कैब होगी, रेडियो टैक्सी हो गई, मतलब जो आपकी कैब की सर्विस है, उन केस में ईसीओ जीएसटी पे करेगा, सप्लायर और रिसीवर जीएसटी पे नहीं करेंगे। प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन मतलब मेक माई ट्रिप हो गया जी, booking.com हो गया, ओयो रूम हो गया, ये सब क्या है, ये एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती हैं। ये केस में ये लोग जीएसटी पे करेंगे, सप्लायर और रिसीवर जीएसटी पे नहीं करेगा। हाउसकीपिंग की सर्विस हो गया जी, आपने कभी नाम सुना होगा अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप। ये जो अर्बन कंपनी है, अर्बन क्लैप है, क्या प्रोवाइड कराती है? हाउसकीपिंग की सर्विस देती है। अब इस केस में ये अर्बन क्लैप वाले, मतलब अर्बन कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे, सप्लायर और रिसीवर जीएसटी पे नहीं करेगा। हाँ, इन तीनों सर्विस को छोड़कर ईसीओ किसी भी गुड्स की सप्लाई कर रहा है या वो सर्विस की सप्लाई कर रहा है अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस, तो इस केस में ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा, इस केस में सप्लायर जीएसटी पे करेगा। बट आपने शायद क्लास में सुना होगा, मैंने आपको बताया था कि ईसीओ यहां पे टीसीएस कलेक्ट करेगा @1%। एक सेक्शन करेंगे पेमेंट के चैप्टर में, रिवाइज करेंगे टीडीएस और टीसीएस का। सर आपने टीडीएस और टीसीएस इनकम टैक्स में सुना होगा, वो जीएसटी के अंदर भी है। जीएसटी के अंदर भी टीडीएस है, जीएसटी के अंदर भी टीसीएस है, और टीसीएस लगता कहां है? ईसीओ वाले केस में लगता है। तो जिस केस में ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल नहीं होगा, उस केस में ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा @1%। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको जीएसटी पे नहीं करना, बट यस टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो ईसीओ की लोकेशन इंडिया में है ही नहीं, इंडिया से बाहर है, आपको पता हो उबर कंपनी बाहर की है। अब अगर उबर कंपनी बाहर की, तो गवर्नमेंट कहती है अगर उबर कंपनी बाहर की है तो इंडिया में जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जीएसटी पे करेगा। और अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उबर कंपनी एक एजेंट अपॉइंट करेगी जिस पर्सन से 100% रिकवरी की जाएगी टैक्स की, बस ये बात ध्यान देना। तो अगर ईसीओ की प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, फिर जीएसटी कौन पे करेगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव। अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो फिर जो एजेंट अपॉइंट किया जाएगा फिर वो जीएसटी पे करेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो मेरी फैमिली का सिंपल, सारे बच्चे फटाफट से ध्यान दे रही, इधर देखो ध्यान से, सारे बच्चे फटाफट से ध्यान दें। 3 सर्विस, नाम लिखो फटाफट से। 3 सर्विस कौन कौन सी, जल्दी बोलो। 3 सर्विस कौन कौन सी? पहला कौन सी होगी? कैब की सर्विस। दूसरा कौन सा हो गया? प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस। तीसरा कौन सा हो गया? हाउसकीपिंग की सर्विस। इन तीनों सर्विस में कौन जीएसटी पे करेगा? सप्लायर, रिसीवर या ईसीओ? ईसीओ पे करेगा। इन 3 सर्विस को छोड़ के कोई भी सर्विस होंगी वहां सप्लायर जीएसटी पे करेगा, वहां पे 9(5) नहीं लगेगा। 9(5) एप्लीकेबल होगा 3 सर्विस वाले केस में, और वो 3 सर्विस कौन कौन सी हैं वो आपके सामने। तो मेरे जितने बच्चे सामने बैठे हैं, मेरा बच्चा बड़ा उदास हो गया। बच्चा कह रहा है सर ये आरसीएम है ना, हमें आरसीएम थोड़ा मुश्किल लगता है और हमें याद समझ नहीं आ रहा याद कैसे होगा। सब कुछ याद होगा, सब कुछ याद होगा मेरे बच्चे, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। सर ये मैंने आपको क्या कहा है, ये पेज जो मैं आपको दूंगा इसका प्रिंट आउट निकाल के एक तो रूम पे चिपका लेना, और 9(5) की 3 सर्विस याद करना। तो सिंपल सी बात है सर, एक तो 30 सर्विस तो ये और 3 सर्विस वो, बस 33 काम याद कर लेना। इन 33 को छोड़ के हर केस में सप्लायर जीएसटी पे करेगा। बस अगर 33 काम याद होगा ना सर, अगर 33 काम याद होगा, इसमें 8 गुड्स हैं, 30 सर्विस हैं और 3 सर्विस और हैं जो 9(5) में कवर है। अगर ये 33 काम याद हो गए, इनको छोड़ के बाकी सब केस में फॉरवर्ड चार्ज लगा देना, बस 33 काम पे ध्यान लगाना जी। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा ये 33 के 33 काम आपको थोड़े बहुत याद हो गए होंगे। जो आप बिल्कुल भूल चुके थे वो थोड़े बहुत याद आ गए होंगे। थोड़े बहुत याद आ गए, बहुत बड़ी बात है, एक बार दोबारा रिवीजन करोगे ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके रिवर्स चार्ज के 30 काम कवर हो गए, और 9(5) में 3 सर्विस जहां पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा वो काम कवर होंगे। अब जाके हमारा सेक्शन 9 जो है अब जाके पूरा खत्म हो जाता है जी। ठीक है, तो ये 33 काम, 30 तो ये हैं, 3 इसमें और जोड़ लेना। कौन कौन से, फटाफट से बोलो कौन कौन से। 9(5) कहां का लगेगा? कैब की सर्विस, दोबारा बोलो कैब की सर्विस। अगला कौन सा आ गया? प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस, और फिर कौन सा आ गया? हाउसकीपिंग की सर्विस। इन 3 सर्विस पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा, बाकी किसी भी केस में 9(5) एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, बाकी सारी बातें अपने क्लास में डिटेल में समझी होंगी, ये हमने रिवाइज कर ली है जी। ठीक है, चलो जी, अब मुलाकात करेंगे रात को सेम आज के दिन ही 10 मिनट के बाद, रात को 10 बजे चैप्टर हम रिवाइज करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का। जीएसटी क्लास नंबर 18 हमारी स्टार्ट होगी।
टाइम ऑफ सप्लाई आज ही हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आज ही हम खत्म करें, आपकी रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे जी, ठीक है। उम्मीद करता हूं जिन जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है उनको फायदा हो रहा होगा, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा ही नहीं है हाथ जोड़ के निवेदन है सर, गाली गोली मत देना, बुरा मत बोलना सर, क्योंकि पहले रेगुलर बैच में 120 घंटे में ऑलरेडी हम जीएसटी पढ़ चुके हैं, जो 30 घंटे में रिवीजन करवाने के लिए आया हूं सर। कोई बच्चा ये मत समझे मैं 30 घंटे में समझाने के लिए आया हूं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आ जाए, बट अगर आप ये कहो डिटेल में समझा दो सर, वो पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं हो पाएगा। उम्मीद करूंगा आप मेरी बातें समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा रिवीजन करने का टाइम है, समझ हम पहले क्लासेस में चुके हैं जी, ठीक है। चलो जी फिर बाकी मुलाकात करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद। इतने खाना पीना खा के आओ जी, आराम से 10 मिनट रेस्ट करो, 10 मिनट आराम से रेस्ट करने के बाद फिर मिलते हैं 10 बजे सेम चैनल पे सेम टाइम। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर। और लाइक ठोक के जाना जी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ठोक के जाना, नहीं तो सर बाकी आपकी मर्जी है, आपके कर्म, मेरे कर्म मेरे कर्म। थैंक यू सो मच जी वंस अगेन, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, बाय 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 बाय। बच्चा कह रहा है शायरी सुनाएंगे 10 बजे वाले सेशन में, ठीक है, शायरी सुनाएंगे अगली रिवीजन क्लास में। बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू।